Good morning, students. Today our topic is the end of bipolarity. Second chapter of political science, the end of bipolarity. द्विध्रुवीयता का अंत कि जो दो ध्रुवीय जो राष्ट्र हमारा बना, पूरा विश्व जो द्विध्रुवीय बना, उसमें चाहे हम ईस्टर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं चाहे वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं, पूरा विश्व दो धड़ों में बट गया था, जिसको हम नाम देते हैं बिपोलैरिटी। अब बिपोलैरिटी का अंत कैसे हुआ? भी पूरा विश्व, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कोल्ड वॉर एरा, शीत युद्ध का दौर, कि कैसे दो धड़े बट गए, एक सोशलिज्म के अकॉर्डिंग चल रहा है, एक कैपिटलिज्म के अकॉर्डिंग चल रहा है, एक समाजवाद को बढ़ावा दे रहा है, एक पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा है, कैसे ही कंट्री आगे बढ़ रहे हैं। तो इस सारे चीज़ के निपटारा नहीं हो पाया, या पूरा विश्व एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा कि अब दूसरे देशों को ये डर लगने लगा कि कहीं ना कहीं सोवियत संघ, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका इन कंट्रीज़ को नुकसान ना पहुंचा दे। भाई जैसे जैसे ये अपनी पावर को इंक्रीज कर रहे हैं, ये अपने हथियारों को बढ़ा रहे हैं, और एक देश दूसरे देश के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि कैसे उन दूसरे देशों को कमज़ोर किया जाए। तो इस सारे सिस्टम को जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ रहा था, तो यहाँ पर एक नया दौर शुरू हुआ, जिसको हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। 1991 1991 में जैसे ही रसिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसका विघटन हुआ, ऐसे ही द एंड ऑफ बिपोलैरिटी, जो हमारा द्विध्रुवीय राष्ट्र था, पूरा विश्व जो हमारा द्विध्रुवीय बटा हुआ था, दो ध्रुवों में बटा हुआ था, दो भागों में बटा हुआ था, उसका एक भाग समाप्त हो गया और एक भाग के समाप्त होते ही बिपोलैरिटी समाप्त हो गई। तो हम इस चैप्टर में यही चीज़ पढ़ेंगे कि क्या रीजन था कि बिपोलैरिटी का अंत हुआ, भी इसका अंत कैसे हुआ, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और यहाँ पर हमने अब तक पढ़ा था कि कैसे एक सोवियत सिस्टम जो 1917 जो रशियन रिवॉल्यूशन थी, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जिसको नाम देते हैं हम, वहाँ से स्टार्ट हुआ, और 1991 तक जो सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी थी, जिसमें निकिता ख्रुश्चेव ये इसके सेक्रेटरी भी रहे और बाद में प्रेसिडेंट भी ये रसिया के बने, और ये पूरे विश्व को या पूरे रसिया को, यूएसएसआर के जो कंट्रीज़ हैं उनको कंट्रोल में नहीं रख पाए, और कंट्रोल में ना रख पाने के कारण इसका संयुक्त राष्ट्र जो सोवियत संघ रूस है, यूएसएसआर, इसका विघटन 1991 में हुआ। अब इस चैप्टर में हम आगे बात कर रहे हैं कि इसके रीजन क्या थे। सबसे पहला रीजन था इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, कि जो इंटरनल कि जो राजनीतिक और इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्गनेस की जो बात कर रहे थे, दोनों देश बात कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं फेलियर हुआ, यूएसएसआर उसमें कामयाब नहीं हुआ। उसमें चाहे हम बात करते हैं पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, इन दोनों पार्ट की अगर हम बात करते हैं, दोनों में वीकनेस सोवियत संघ की हुई, जिसके कारण ये असफल रहा। दूसरा है अवेयरनेस अमंग द सोवियत पीपल अबाउट इकोनॉमिक अचीवमेंट्स एंड वेस्ट एज कंपेयर्ड टू द यूएसएसआर, कि यहाँ पर जो सोवियत है उसकी जो एडवांसमेंट है वेस्ट कंट्रीज़ के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं, वेस्ट कंट्रीज मीन्स अगर हम यूएसए के साथ कंपेयर करते हैं कि जितना यूएसए डेवलप्ड हुआ उतना यूएसएसआर डेवलप्ड नहीं हुआ, जिसके कारण सोवियत कंट्रीज़ जो हैं, सोवियत कंट्रीज़ से यूएसए मतलब सोवियत कंट्रीज से ये देश पीछे हटने स्टार्ट हो गए, और जिसमें जितने भी इसके साथ में यूएसएसआर के साथ जो देश लगे हुए थे वो देश पीछे हट गए, जिसके कारण डिसइंटीग्रेशन इसका हुआ 1991 में। उसके बाद एक कम्युनिस्ट पार्टी was not answerable to the people, कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ख्रुश्चेव के जो नेतृत्व में, ये पॉलिटिकल पार्टी लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं थी,
क्योंकि अब हम बात करते हैं, कोई भी रिवोल्यूशन होती है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, या किसी कंट्री को दूसरे देशों के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं, तो उसमें इनको स्ट्रॉन्गनेस के लिए भी कैसे ये मजबूती से आगे बढ़ेंगे, उसके लिए जरूरी है कि लोगों का विश्वास हो। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि यूएसएसआर में, रसिया में जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो लोगों को का दिल नहीं जीत पाई, या उसके प्रति अनस्टेबल वो नहीं थी। ऑर्डिनरी पीपल आर एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि जो साधारण लोग थे वो लोग इसके खिलाफ, पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हो गए। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, कि इस पॉलिटिकल पार्टी का एक सेंट्रलाइजेशन, एक केंद्रीय शक्ति या एक मजबूत नेतृत्व के रूप में ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं उभर पाई। तो कम्युनिस्ट पार्टी इस कारण भी, अगर हम बात करते हैं केंद्रीय नेतृत्व, जो सेंट्रल लीडरशिप है वो भी इसकी काफ़ी वीक हो गई। गवर्नमेंट लॉस्ट पॉपुलर बैकिंग, कि जो एक बैकग्राउंड से जो सपोर्ट इसको मिल रही थी, क्योंकि देखो फ्रंट में कहीं भी किसी भी कंट्रीज की हम बात करते हैं भी, फ्रंट में आर्मी लड़ती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज लड़ती है, लेकिन उसके साथ आम लोगों का विश्वास होना चाहिए। एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं, हमारे चाइना के साथ अगर अच्छे रिलेशन नहीं है, चाइना के साथ अगर हमारे रिलेशन खराब हो रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट की पॉलिसीज तब कामयाब होगी जब भारतीय लोग गवर्नमेंट के साथ में खड़े होंगे। वो एक स्ट्रॉन्गनेस है किसी भी पार्टीज को मिलती है, लेकिन वो पार्टी यहाँ पे नहीं मिल पाई। इसके अलावा पुअर एडमिनिस्ट्रेशन एंड रैम्पेंट करप्शन, इनेबिलिटी एंड करेक्ट मिस्टेक्स, कि अब यहाँ पर एक कमज़ोर प्रशासन रहा, कि कम्युनिस्ट पार्टी इतनी ज़्यादा वीक हो गई कि अब वो पूरे यूएसएसआर और यूएसएसआर के साथ जो कंट्रीज थे, उन सभी कंट्रीज को अपने कंट्रोल में रखने में असमर्थ रही। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने की कोशिश नहीं की। राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिजायर द विद इन द सोवियत रिपब्लिक्स, कि सोवियत रिपब्लिक्स में अब नेशनलिज्म का उदय हो गया, कि अब इसमें अकेला कंट्री नहीं था, छोटे छोटे बहुत सारे कंट्रीज के साथ में लगे हुए थे। अब उन कंट्रीज के अंदर एक नेशनलिज्म की भावना आ गई कि वो कंट्री अब अपने इंडिपेंडेंट अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते थे, जिसके कारण हम यहाँ कह सकते हैं। और इसके अलावा गार्बचेव रोल्स टू रिफॉर्मिंग इकोनॉमिक एंड अदर रिफॉर्म्स, और यहाँ पर हम बात करते हैं गोर्बचेव की, कि वो भी काफ़ी हद तक इस चीज़ के लिए जिम्मेवार रहे कि वो दूसरे देशों का विश्वास नहीं जीत पाए। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यूएसएसआर इंक्रीज देयर पावर आर्म्ड, ये आर्मी के ऊपर और जो हथियारों के ऊपर मेन फोकस था, जिसके कारण जो एक सोशलिज्म का जो इन्होंने टारगेट रखा था, कि समाजवाद का एक इन्होंने एग्जाम्पल सेट किया था, अब ये उसमें कामयाब नहीं रहे। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके खिलाफ होते चले गए। या अगर हम बात करते हैं कि अब न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग अपने आप को करने के कारण भी यूएसएसआर का डिस्टिंग्रेशन हुआ, इसका विघटन हुआ, क्योंकि अब इसका मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वॉर के दौरान अपनी पावर को इंक्रीज करने का था। और यही कारण है कि एंड ऑफ बिपोलैरिटी हुआ, कि द्विध्रुवीयता का अंत हुआ, क्योंकि जब दो ध्रुवीय राष्ट्र है भाई, दो शक्तियां मेन पावर हैं, और एक शक्ति जब समाप्त हो गई तो वहां पर फिर क्या होगा, यूएस हेगेमनी स्टार्ट हो जाएगी, कि वहां पर सिर्फ अकेला यूएसए एक बचेगा। और यूएसए इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि अगर दोनों देशों को हम कंपेयर करते हैं कि 1945 आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, दोनों देश एक सेम कंडीशन पे थे, लेकिन धीरे धीरे यूएसएसआर इसका मुकाबला यूएसए का कर रहा था, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक लॉस यूएसएसआर को ज़्यादा हुआ। और इसके साथ अगर कंपेयर करते हैं तो यूएसएसआर काफ़ी आगे, मतलब काफ़ी पिछड़ गया, जिसके कारण इसका अंत हुआ। अब इसके बाद आता है कि भारत की क्या सिचुएशन थी, कि भारत की क्या रीज़न था कि भारत आगे बढ़ रहा है, या भारत का क्या दृष्टिकोण था। ये अब इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था, उसके बाद भारत स्वतंत्र हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका था, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था, उसके बाद भारत स्वतंत्र हुआ। और यहाँ पर भारत ने सबसे पहले जो पॉलिसी अपनाई थी, वो पॉलिसी थी कि भारत नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था
उसका पक्षधर भारत था, उसका शुरुआत ही भारत ने की थी। और इस पक्षधर मतलब इसमें नाम जो मोमेंट है इसके अकॉर्डिंग अब भारत स्वतंत्र था कि भारत को अगर हेल्प की जरूरत है तो यूएसए के साथ भी हेल्प ले सकता है, और भारत को अगर जरूरत है तो यूएसएसआर की भी हेल्प ले सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी स्ट्रॉन्ग, और भारत की सबसे महत्वपूर्ण खूबी ये थी कि भारत ने दूसरे देशों के साथ दूसरे देशों के लिए एग्जाम्पल सेट किया। अब भारत इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ जुड़ते चले गए, कि अब लोगों को लगने लगा कि चाहे वो यूएसए के हैं चाहे यूएसएसआर के साथ लगे हुए हैं, उन देशों को अब आभास हुआ कि वो अगर यूएसएसआर के साथ में लग गए तो अमेरिका उसके खिलाफ है, अगर अमेरिका के साथ लग गए तो यूएसएसआर उसके खिलाफ है। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए बहुत सारे देश नाम का समर्थन करके भारत के साथ में लग गए, और भारत के साथ लगने के बाद अब भारत एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गया, या दूसरे देशों के लिए एक आइडल भारत हो गया कि अब दूसरे देश भारत को फॉलो करने लगे। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं कि यूएसएसआर, यूएसए और इसके खिलाफ इंडिया ने जो नाम मूवमेंट जो चलाया था, इसके अकॉर्डिंग भारत एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था, और इसको भी एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का एक मेन रीज़न माना जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि कैसे पूरा विश्व, एक कैपिटलिज्म की हम बात कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो रही है, प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ रहे हैं, और 1991 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इकोनॉमिकल चेंज क्या आया, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेटाइजेशन है वो सबसे पहले 1991 में आया। जितनी भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो सभी 1991 के बाद आनी शुरू हुई, और अब गवर्नमेंट के ऊपर जो डिपेंडेंसी लोगों की थी, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से है या उसमें, अब बहुत सारे देश इससे आगे बढ़कर अपना काम करने लगे थे। तो आज के लिए इतना ही। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंडो रशियन रिलेशंस इन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, कि कोल्ड वॉर के दौरान, शीत युद्ध के दौरान भारत के रशिया के साथ कैसे रिलेशन थे। तो ये टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।